ना संघर्ष ना मेहनत तो क्या मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि रोज की तरह आप सभी लोग शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। हमारी सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स, और ये क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ, या फिर वक्र। इंग्लिश में इसको कर्व बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है ग्राफ पर आधारित सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। ग्राफ पढ़ने से पहले हमें अवकलन, समाकलन, इन सब चीज़ों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है अवकलन, क्या होता है समाकलन, और विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से ग्राफ को पढ़ पाएंगे। अगर नहीं वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता तो आप हमारे पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। शायद ये हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर होगा जिसमें हमने वेग, त्वरण, विस्थापन, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। उसी में हमने पढ़ाया था कि कब त्वरण वेरिएबल होगा, कब त्वरण कांस्टेंट होगा और कब जीरो होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। पहले आप उनको पढ़कर आइए, उसके बाद इसको ग्राफ को देखें, तभी ये अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहले अवकलन समाकलन के बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं, उसके बाद आते हैं ग्राफ पर। चलिए देखिए, क्या होता है स्लोप। ये कोई मान लेते हैं कोई कर्व है जो एस टी के बीच में दिया है, और जब हम इसका अवकलन करेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स, इसका जब अवकलन हम करेंगे तो यही होता है डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है अवकलन। वाई में जो पॉइंट दिया हो उसका एक्स एक्स एक्सिस में जो दिया है उसके सापेक्ष करते हैं तो हमें वो अवकलन होता है, और यही को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप यानी ढाल। इधर देख लीजिए इसको। अवकलन यानी डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है। वाई के वाई एक्सिस में जो पॉइंट दिया हो उसका एक्स एक्सिस में जो पॉइंट दिया हो उसके सापेक्ष करते हैं तो हमें अवकलन मिलता है, अवकलन होता है। उसे हम स्लोप यानी ढाल ढाल बोलते हैं। और इसी को स्लोप को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। थीटा बोले तो एम, ये होता है। आपने मैथ्स में कुछ पढ़ा होगा, कुछ कुछ समाकलन अवकलन के बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे
स्लोप निकाले तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे हम किसी चीज़ का, जैसे ये होता है डी एक्स बाई डी, जैसे इसी का निकालें हम विस्थापन और समय का निकालेंगे तो क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी, यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेग, वेग मिलता था। और पहले तो सूत्र बता देते हैं कि यू होता है प्रारंभिक वेग, वी होता है अंतिम वेग, और ए होता है त्वरण, और पी होता है समय, एस होता है विस्थापन या दूरी, इधर एस होता था, इधर वी होता था, इधर ए होता था। और अगर हम विस्थापन का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वेग मिलेगा। अगर हम वेग का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो हमको त्वरण मिलता है। वही हम ए का हम समाकलन करें समय के सापेक्ष तो हमको क्या मिलता है, वेग मिलता है समाकलन, और इसका हम समाकलन करेंगे वेग का तो हमें विस्थापन मिलता है। यह होता है जैसे डी एस अपॉन डी टी, ये होता है वेग, विस्थापन का हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको वेग मिलेगा। और हम वेग का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष, यानी डी वी अपॉन डी टी करेंगे तो हमको त्वरण मिलेगा। वी का वेग का हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो त्वरण मिलेगा, और त्वरण का डी ए अपॉन डी टी करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो हम पढ़ते नहीं उसको, उसको बोलते हैं सुपर एक्सक्लेरेशन, उसको बोलते हैं। और जब हम ए का समाकलन करेंगे समय के सापेक्ष, यानी ए ए डी टी, ए डी टी जब करेंगे ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, यानी डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी, यही करेंगे। ए की जगह पर हमने डी वी अपॉन डी टी कर दिया है, यानी ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से, तो डी टी अपॉन डी टी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा इंटीग्रल डी वी, ये बचा, तो समाकलन अवकलन को खा जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ वी, ये बचेगा। इसी तरह हम वेग का समाकलन करेंगे तो विस्थापन मिलता है। आइए देखते हैं कैसे। वी डी टी, वी डी टी जब करेंगे
तो ये हो जाएगा, v को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन के पदों में ds अपॉन dt इंटू dt ये वाला, और v को हम ds अपॉन dt कर सकते हैं। फिर कैंसिल कर देंगे तो ds बचेगा, इंटीग्रल ds समाकलन अवकलन को खा जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा विस्थापन, ये बचेगा। और हम विस्थापन का अवकलन करेंगे और समाकलन करेंगे तो हमको फिर से कुछ नहीं मिलेगा इस तरह। और जैसे इसको तो हमने जान लिया है कि dy बाई dx ये होता है स्लोप, और ये भी पता होगा आपने अगर अवकलन समाकलन पढ़ा है तो, जैसे 1/y है और इसका हम dx करेंगे, तो पहले हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा y तो माइनस को हो जाएगा, तो ये उसके बाद करेंगे dx के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा फिर से 1 माइनस का 1/y² इंटू, और ये हो जाएगा फिर से करेंगे dy बाई dx, ये होता है, ऐसे होता है। जैसे देखते हैं कि इसी चीज का यही मान लेते हैं, यही वाला ये y है मान लेते हैं, और ये विस्थापन था, इसको 1/s कर देते हैं। अगर 1/s कर देते हैं तब देखिए इसका अवकलन क्या होगा, d 1/s अपॉन dt ये होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, पहले तो s नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हुआ। उसके बाद जब हम इसका अवकलन करेंगे, चलिए पूरा का पूरा देखिए, ये हुआ माइनस का s, ये होगा डी एस इनवर्स, ऊपर ले गए तो इनवर्स में गया अपॉन डी टी, जब ये इनवर्स में गया तो इसका जब अवकलन करेंगे, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, पावर में माइनस है तो माइनस आगे ले लेते हैं, उसके बाद माइनस ये होता है एस इनवर्स पहले से था -1 कर देते हैं, ये होता है। इसका सूत्र जो होता है, जैसे dy बाई dx होता है तो n(x n-1) ये होता है, ये फार्मूला, तो वही से हम कर रहे हैं। तो ये माइनस आगे आ गया और इसमें n पहले से था -1 और इसमें से -1 और घटा दिया, ये हुआ इंटू, अब ये इसका करेंगे s का, तो डी एस अपॉन डी टी ये हुआ, ये हो जाएगा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा और s 1/s² हो जाएगा इंटू डी एस अपॉन डी टी, ये किसके बराबर हो गया, डी एस अपॉन डी टी, ये होगा v, ये जब v हुआ तो ये वाला जुड़ जाएगा, तो ये -1/s
एस स्क्वायर अपॉन वी, वी हुआ तो वी को हम ऊपर ले लेते हैं, इतना सा होगा। ऐसे करते हैं अवकलन। चलिए आइए ग्राफ देखते हैं अब। ये तो बेसिक जानकारी थी, चलिए अब ग्राफ पढ़ते हैं। उसके बाद हम आएंगे एरिया अंडर कर्व, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और जो समाकलन होता है, समाकलन जैसे y dx है, तो ये होता है y की पावर n प्लस ए, n प्लस वन होती है अपन n प्लस वन, ये होता है इसका सॉल्यूशन, ये इंटीग्रेशन होता है। जैसे यहाँ पर हम त्वरण ले लेते हैं ए डी टी, ए डी टी ऐसे करते हैं तो ये मिलेगा। ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, ये होता है डी टी, इससे कैंसिल हो जाएगा तो डी वी से ये कैंसिल, तो बचेगा वी हमारे पास। चलिए देखते हैं कर्व क्या होता है। ग्राफ, ये रहा कर्व। जैसे हम ये था y एक्सेस, ये x एक्सेस, और ये इसको हम s मान लेते हैं, और ये t। ऐसे कोई ग्राफ दिया है, इसमें हम पढ़ेंगे पहले असंभव ग्राफ, जो संभव नहीं है, असंभव ग्राफ हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि जैसे विस्थापन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बढ़ा, उसके बाद विस्थापन तो घट सकता है, ये विस्थापन, और ये समय। विस्थापन घट सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन समय अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता जाता है, घट नहीं सकता, समय कभी घट नहीं सकता, तो ये असंभव ग्राफ होगा। यही जैसे इतना था, ये इधर से गया, विस्थापन तो ये बढ़ रहा है ऊपर, ये बढ़ रहा है, पर ये जो टाइम है, ये टाइम एक्स एक्सिस का, जो एक्स एक्सिस में समय है ना हमारा, ये अंदर की ओर जा रहा है, घट रहा है, यानी समय हमारा घट रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही पॉसिबल होता है कब, जब हम बीच में मिरर लगा देते हैं। ये मान लेते हैं हम मिरर लगा दें, अब जो बनेगा ऐसे ग्राफ, ये ऐसे बनेगा ग्राफ। अब ये करेक्ट ग्राफ होगा, और ये वाला इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें समय घट रहा है, और इस वाले कर्व में, इस वाले कर्व में इसमें
समय घट नहीं रहा, बढ़ रहा है सीधा, तो इसमें ये करेक्ट होगा। जो इमेज बनी दर्पण द्वारा वह ग्राफ सही है, ये होगा। और इसी तरह हम देखेंगे दूसरा जो इनकरेक्ट होगा, ये अभी बताएंगे कि कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट। जैसे ये वाला पॉइंट, ये पी था, पी तक तो ग्राफ सही है, पर पी के बाद ये ग्राफ इनकरेक्ट हो जाता है। और इसी तरह चाहे हम एस लें या फिर डिस्टेंस लें, समय टी के सापेक्ष लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका अगर हम देखेंगे, ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें समय घट रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। और जो इनकरेक्ट होगा ये। और दूसरा देखते हैं। अगर हम वही चाल के सापेक्ष देखते हैं, चाल समय के सापेक्ष चाल को देखते हैं, स्पीड, स्पीड को देखते हैं समय के सापेक्ष। तो ये जैसे ये हमारी चाल है और ये घटी, चाल भी कभी घट नहीं सकती। ये यहाँ तक तो पॉजिटिव होगी, और उसके बाद ये निगेटिव, जितना इसमें हम ऊपर का पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का निगेटिव लेते हैं, इधर का पॉजिटिव लेते हैं और इधर निगेटिव लेते हैं, ये होता है। तो उसके हिसाब से जो हमारी स्पीड है वो समय के सापेक्ष घट रही है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और जो यही इम्पॉसिबल होगा, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि ये निगेटिव आ गया, निगेटिव, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। और जैसे ये कोई कर्व है, और जो स्लोप होता है हमारा, अगर ये स्लोप एक्स एक्सिस है, अगर धनात्मक दिशा में है, तो जो स्लोप हमारा होगा वो धनात्मक होगा, ये पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा। और ये जैसे, और इसमें हम देखेंगे ये स्लोप ऐसे जा रहा है, तो ऐसे में पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा।
यही हम जैसे एस टी में लेते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, जो वेग है हमारा वो पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव ही होगा। इसको हम वी मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं। और क्या लें, इसमें जो डी वी अपॉन डी टी है ये स्लोप होगा, और ये क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी स्लोप। इससे हमें मिलेगा वेग और इससे मिलेगा हमें त्वरण, ये होगा। और विस्थापन तथा समय के ग्राफ का महत्व देखते हैं। ये असंभव ग्राफ समाप्त। अभी एरिया अंडर कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम समाकलन करेंगे तो हमको एरिया मिलता है, एरिया से ही हम निकालेंगे कि वेग त्वरण विस्थापन ये सब क्या होंगे, और उसी से हम गति समीकरण की चर्चा करेंगे अभी। ये होगा, और इसमें जो बनता है एस विस्थापन और टी ये होगा, तो इसका जो कर्व बनेगा उसके, इसका जब अवकलन करेंगे डी एस अपॉन डी टी, ये तो आपको पता हो गया होगा, इतने बार करा चुके हैं कि वेग ही मिलेगा, वेग ही हमारा स्लोप होगा, यानी ढाल ये होगा। अगर ये रेखा सीधी है तो इससे हमें मिलेगा जो वेग वो एक समान वेग होगा, ये होगा। और अभी हमने बताया, और इससे वेग मिलेगा, और इसी तरह जो ग्राफ होगा वी टी, वी टी के बीच और इससे इसके स्लोप से हमें क्या मिलेगा, डी वी अपॉन डी टी, ये त्वरण मिलता है। उसी तरह हम डी ए अपॉन डी टी करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। इधर ए होगा, इधर टी होगा। अब देखते हैं किसके बीच का, वेग व समय के बीच का स्लोप। वेग तथा समय के ग्राफ का महत्व आइए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर ये वेग होगा और ये समय होगा, जब हम इसका अवकलन करेंगे डी वी अपॉन डी टी करेंगे तो ए मिलेगा। अगर हम अवकलन समाकलन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, विस्थापन मिलेगा।
जब हम समाकलन करेंगे v dt के साथ यानी समय के सापेक्ष करेंगे तो हमको विस्थापन मिलेगा। विस्थापन कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। v को हम क्या लिख सकते हैं, ds/dt इंटू dt से dt कैंसिल, समाकलन अवकलन को खा जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ s, ये बचेगा। इसको याद कर लें यानी एस वी ए। अगर हम इधर जाएंगे तो हमको अवकलन करना पड़ेगा। अगर हम ए से वी की ओर आएंगे तो समाकलन करना पड़ेगा, इधर भी समाकलन। अगर वी का हम समय के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हमको विस्थापन मिलता है। आइए अगला देखते हैं। और इसी जब हम एरिया, इसी को एरिया बोलते हैं, ये समाकलन एरिया होता है। एरिया इज इक्वल टू होता है समाकलन, यानी v dt ये होता है एरिया। इसके एरिया से जब हम इसका एरिया निकालेंगे, जैसे एरिया हमारा ये वाला एरिया, ये एरिया 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 से हमें क्या मिलेगा, एस विस्थापन मिलता है। जैसे यहाँ से चला तो यहाँ तक का विस्थापन मिलेगा हमको, यानी ds/dt इंटू dt, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, एस विस्थापन बचेगा। एरिया से हमें विस्थापन मिलेगा, ये विस्थापन मिलेगा। अब देखेंगे त्वरण और समय के ग्राफ का महत्व। और इसी में अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं। जैसे ये है VT, जो हमारा विस्थापन निकलेगा वो एरिया, जब स्लोप से हम निकालेंगे इस कर्व से, जब एस मिलेगा ना एरिया से, एरिया निकालेंगे तो ये मिलेगा वी डी टी से हमको मिलता है एस, एस मिलता है तो एस जो होगा, एस इज इक्वल टू जो हमारा होगा, इसको हम मान लेते हैं एरिया A1, ये होगा A2 और ये होगा A3, ये होगा। तो हमको विस्थापन जो मिलेगा एरिया A1 माइनस A2 प्लस A3 ये होगा, और जो डिस्टेंस होगी, दूरी, A1 प्लस A2 प्लस A3, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यह हुआ ग्राफ तथा समय के ग्राफ का महत्व समाप्त हुआ। अब त्वरण के बारे में चर्चा करते हैं। नोट हो गया होगा। ये त्वरण
त्वरण तथा समय के बीच देखते हैं। 80। अगर हम इसका स्लोप निकालें, स्लोप होगा dA/dt। इसका जब करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। और जो एरिया है, एरिया ADT से हमको वेग में परिवर्तन मिलेगा, और इसमें वेग में परिवर्तन, यानी इसको हम लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, यानी dV/dt लिख सकते हैं, इंटू dt से dt कैंसिल। इसको मान लेते हैं u से v तक। ये होगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कर देंगे तो ये हमको डेल्टा v मिलेगा, जो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होगा। ये एरिया से हमको वेग में परिवर्तन मिलता है, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा v होगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आते हैं, स्लोप भी हमने जान लिया है, और त्वरण व समय के बीच ग्राफ भी जान लिया। और अभी हमने उसके पहले बताया था कि जैसे ये नोट हो गया होगा, एरिया से हमको वेग में परिवर्तन मिलता है। यही हम इसको 1/a कर देते हैं, तब क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। एरिया निकालेंगे 1/a इंटू dt, ये करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। 1/a को हम क्या लिख सकते हैं, dV/dt इंटू dt, ये करेंगे तो ये dt ऊपर चला जाएगा, जैसे ये ऊपर गया तो dt अपॉन dv इंटू dt ये होगा। ऐसे हमको मिलेगा dt/dv t² dt/dv। और इसका स्लोप पहले देखते हैं। जो स्लोप होगा हमारा 1/a d/dt ये होगा, तो इसका हम निकालेंगे स्लोप, तो ये हो जाएगा -1/a² इंटू dA/dt ये होगा। अब हम dA/dt करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। और जो एरिया से हमको क्या मिलेगा,
इससे हमको कुछ नहीं मिला स्लोप से, और जो ये है इससे भी हमको डी टी ये होगा डी स्क्वायर डी टी डबल डिफरेंशियल ये होगा। अगर यही कर्व हमारा होता, जो देखते हैं, अगर यही कर्व हमारा v के सापेक्ष होता तो ये होता हमारा जो एरिया था 1/a इंटू डी वी, ये होता, यही करते हैं y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये होता है dy/dx, ये स्लोप के बराबर होता है, यह स्लोप होता है। और ये जब हम करेंगे 1/a को क्या लिख सकते हैं, 1/dv/dt, ये करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू dv, ये होगा, तो ये dv से dv कैंसिल, ये dt ऊपर चला जाएगा dt, तो ये अवकलन समाकलन को खा जाएगा, तो हमको समय मिलेगा जो t1 मान लेते हैं, लिमिट t1 t2 तक, और ये हायर लिमिट t2 लोअर लिमिट t1, ये हो जाता, तो हमें इससे मिलता सिर्फ t यानी टाइम, टाइम मिल जाता, ये होता। और चलिए इसको अब गति के समीकरण देखते हैं, इसी में ग्राफ में गति के समीकरण कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण ग्राफ द्वारा देखते हैं। गति का समीकरण, इधर a मान लेते हैं और इधर t मान लेते हैं। ये हमारा एरिया होगा, ए टी के बीच में ग्राफ ये होगा, और ए नियत होगा, माना प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u होगा, और एरिया हम इसका निकालते हैं। एरिया क्या हो हमने पढ़ा है कि अगर हम ए का टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमको वेग में परिवर्तन मिलेगा। वेग में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा वी, ये होता है v माइनस यू, यही होता है वेग में परिवर्तन। एरिया से हमको आइए देखते हैं, एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया क्या होगा, ए टी
इसका एरिया ए इंटू टी, ये होगा एरिया, यही होगा। तो ए इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये होगा। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण आ गया। नोट कर लीजिए, अगर ए का हम समाकलन करते हैं समय के सापेक्ष, तो हमको वेग में परिवर्तन मिलता है। वेग में परिवर्तन जो होता है वो ए टी के बराबर होगा। ए टी जो एरिया है इसका, कर्व का। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा समीकरण निकालते हैं। पहला समीकरण हमारा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था। तो हम मान लेते हैं v टी, ये मान लेते हैं, और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इसको हम y मान लेते हैं, इज इक्वल टू u, u को c मान लेते हैं, प्लस ए टी, टी एक्स, ए एक्स, ये होगा। इसको लिखें तो y बराबर ए एक्स प्लस सी, जो c होगा हमारा वो y एक्स में कटा अंतःखंड होगा, और जो हमारा a होगा वो प्रवणता होगा, यानी ढाल। ये प्रवणता यानी ढाल, ढाल बोले तो स्लोप होगा, स्लोप के बराबर होता है। और ये सी अंतःखंड, आपने सरल रेखा पढ़ा होगा मैथ में, अंतःखंड होगा वह एक्स में कटा अंतःखंड। सी को हमने यू को हमने सी माना था, तो मान लेते हैं यहाँ पर यू है, यू। ये यू है, ये सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे मैथ में। तो ये अंतःखंड हमारा कटा। अब हम देखते हैं इसके एरिया से हमको क्या मिलता है। पहले हम ये एरिया देख लेते हैं, और ये हमारी ढाल होगी, इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा हमारी प्रवणता होगी, ए थीटा होगा, ये थीटा। पहले हम थीटा को लिख लेते हैं। थीटा किसका काम करेगा, ए का। ए इज इक्वल टू ढाल बोले तो ए बोले तो ये वाला। थीटा कैसे निकालते हैं, 10th क्लास में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, तो उसी से निकालेंगे। ये हो जाएगी हमारी लंब, और ये आधार। लंब कितना, इसको, ये u है तो ये v माइनस यू कर देते हैं, इसको v माइनस यू है, ये इतना सा v माइनस यू। अब हम ये निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, ढाल। लंब बटा आधार, आधार कितना है यहाँ तक, हम इसको t मान लेते हैं।
ये टी है, ये टी है और ये यू है, तो ये हमको मिला v माइनस यू। पहले देखते हैं, लंब बटा आधार से ये होगा v माइनस का u अपॉन आधार कितना है t, ये हुआ a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये मिला ए टी इज इक्वल टू वी माइनस का यू, ये मिला। अब ये इधर आ गया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गया, ये मिला। फिर से हमको इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं प्लस इसका क्षेत्रफल, एरिया देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का, ये करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का 1/2, ये होता है 1/2, आधार कितना है टी और ऊंचाई, ऊंचाई कितना है इंटू वी माइनस का यू, ये हुआ। और ये सी पॉइंट था हमारा, प्लस आयत कितना है u इंटू टी, ये हुआ। अब एरिया से हमको क्या मिला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 और टी वी माइनस यू, वी माइनस का यू, ये रहा वी माइनस का यू बराबर ए टी के बराबर हुआ। तो ये हम इसकी जगह पर इंटू ए टी रख देते हैं, प्लस ये हुआ यू टी, ये हुआ। अब एरिया इज इक्वल टू, एरिया से हमको वी टी के बीच का, जब वी का समाकलन वी डी टी करेंगे तो हमको एस मिलेगा, तो हम इसमें एस लिख देते हैं। ये होगा एरिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। नोट कर लीजिए, एक ग्राफ से दूसरा समीकरण आया और ये आपने पढ़ा होगा, सरल रेखा का समीकरण है y बराबर ए एक्स प्लस सी, या फिर y बराबर एम एक्स प्लस सी, पढ़ा होगा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। चलिए अब परवलय के बारे में जान लेते हैं। परवलय के जो ग्राफ हैं उनको जान लेते हैं। जैसे यह ग्राफ, ये ऊपर की ओर खुलने वाला, यानी y होगा, ये x होगा
ये होगा वाई वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर ये होगा। अगर हम इसमें कुछ भी एक्स का मान हम चाहे निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें तो हमको वाई का जो मान मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर हम इसमें माइनस रखेंगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम स्क्वायर से निकालेंगे बाहर तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए जो वाई की वैल्यू मिलेगी हमको वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। और इसी तरह जो निगेटिव वाला है वो नीचे की ओर खुलने वाला होगा पर वाले। पैराबोला इसमें होगा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा। अगर हम इसमें सारे वैल्यू निगेटिव हुई, ये माइनस का लगा है, अगर हम इसमें प्लस रखेंगे एक्स की वैल्यू तब भी ये निगेटिव ही हो जाएगी। उसी तरह एक्स वाई वाई एक्स ये होगा, तो ये एक्स प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर। अगर हम इसमें वाई की वैल्यू कुछ भी रख दें निगेटिव पॉजिटिव तभी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसी तरह ये वाला ग्राफ माइनस की ओर खुलने वाला वाई एक्स ये होगा एक्स प्रोपोर्शनल माइनस वाई स्क्वायर ये होगा। उसी तरह ये होगा देखिए कुछ और परवल है। जैसे हमारा सूत्र होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है। अगर हम यही कर्व बनाएं एस और टी के बीच, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एस को हमने वाई माना तो इसको हम वाई मान लेते हैं, ये यू, टी को हमने एक्स माना और प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर ये होगा। तो इसको जब हम करेंगे तो वाई प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा एक्स स्क्वायर के, ये वाला एक्स स्क्वायर के, तो ये किस तरफ को खुलने वाला होगा बताइए। ऊपर की ओर खुलेगा, किस साइड खुलेगा बताइए कैसे खुलेगा। देखिए यू टी एक्स था और ये ऊपर की ओर खुलने वाला होगा, ऊपर की ओर खुलेगा। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख देते हैं तो ये हमेशा वाई जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और इसका एरिया निकालेंगे जैसे दूसरा हम करते हैं जैसे जी ले लेते हैं, सरल हम जी ले लेते हैं नीचे की ओर।
जैसे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये s होगा और ये t होगा। x y, ये y u x प्लस हाफ, ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने जी ले लिया तो इसलिए माइनस का आया। तो ये वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे की ओर खुलने वाला होगा, ये नीचे की ओर खुलेगा। तो इसमें जब हम ये परवलय होगा तो हाईएस्ट पॉइंट ये हमारा एच मैक्स होगा। जब हाईएस्ट पॉइंट पर कोई कण पहुंचता है तो उसमें जो टाइम होता है टी इज इक्वल टू यू बाय जी होता है, और यहाँ जब पहुंचेगा तो टू यू बाय जी हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टी बराबर यू बाय जी होता है एच मैक्स की जगह पर। ये हो गया, और क्या रह गया? जो हमारा तीसरा समीकरण है वो हमारा पहला और दूसरा जो समीकरण है उससे हम टाइम को हटा देते हैं तो हमें तीसरा समीकरण मिल जाता है, उसी से तीसरा समीकरण आता है। तो आइए देखते हैं, जैसे तीसरा समीकरण क्या कहता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हुआ। अब हम इसको वी मानेंगे, वी स्क्वायर, और ये एस हो गया, ये वाई हो गया, और ये एक्स हो गया। और इसमें जो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यू को हम जीरो मान लेते हैं तो ये जीरो हो जाता है, प्लस टू ए एस को एक्स मान लेते हैं तो ये वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा क्या, एक्स एक्स प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये होगा जब हम इसको करेंगे। ये हो जाएगा तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे खुलने वाला होगा। अगर हम u को जीरो ना लें, इसमें u बराबर जीरो, और ये ग्राफ जो होगा ये वाला, इसमें u इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो नहीं है इसलिए ये ग्राफ आगे से खुलेगा, और ये जीरो कामा जीरो से खुलेगा। ये हो गया। आइए अब इस पर हम सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या कहते हैं। कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण से व्यक्त करता है। पहला होगा बताना
और बी ये हुआ डी, और इसमें ये एस टी के बीच का ग्राफ एस टी, अगर हम एस का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी एस अपॉन डी टी करेंगे तो हमको वी मिलेगा, वी बढ़ेगा। ये परवलय है, और परवलय को हम कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। परवलय एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये वाई हुआ यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर, ये हुआ वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, ये हुआ पैराबोला हमारा बनेगा। पैराबोला जो होगा हमारा ये वाला ऊपर की ओर खुलने वाला होगा, ये पैराबोला। ये भी गलत हो जाएगा, ये तीनों ही गलत है, सरल रेखा तो बनेगी नहीं। हमारे पास पैराबोला है, पैराबोला बनेगा क्योंकि टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर हो जाएगा, एस विस्थापन मिला हमको इसलिए। और इसमें अगर वाई स्क्वायर होता तो हमको फिर ये वाला मिलता, ये न मिलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, कौन सा ग्राफ सही होगा। कह रहा निम्न रेखांकित वेग v समय t के बीच कौन सा ग्राफ एक समान गतिशील वस्तु की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी v और t के बीच में ग्राफ दे रखा है हमको, तो इसमें कौन सा सही होगा। अगर इसको देखेंगे v को t के सापेक्ष, और ये वाला ये जा रहा है और इसमें समय घट रहा है, यानी समय घट रहा है, समय घट रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें वेग बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये टाइम के साथ ये घट रहा है, टाइम भी घट रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें ये बढ़ रहा है, ये टाइम घट रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें टाइम के साथ साथ वेग बढ़ रहा है, वेग टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही मेंस और नीट में ग्राफ के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला। कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से चलकर एक नियत त्वरण, मतलब u बराबर 0 दे रखा, विरामावस्था से चलकर एक नियत त्वरण, मतलब ए कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, त्वरण बदल नहीं रहा है, के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान है, मतलब सीधा चलता जा रहा है। वस्तु की गति v में तय की गई दूरी s के साथ परिवर्तन निम्न चित्र दर्शाता है। कौन सा
ग्राफ सही है। आइए देखते हैं, v और s के बीच हम देखते हैं। तो इसमें हमको टाइम दे नहीं रखा है। गति का तीसरा समीकरण मतलब नियत त्वरण है, तो हम इसमें गति के समीकरण यूज कर सकते हैं। गति के समीकरण का यूज कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है हमारे पास और u हमारे पास 0 दे रखा है, तो ये होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये होगा। तो हम इसको y मान लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 दे रखा है, प्लस 2ax ये दे रखा है ऐसे। और जो x होगा हमारा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये y स्क्वायर के ये होगा। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये वाला होगा। और ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, ये वाला सही होता कब, जब ये होता कब, जब y इज प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। अगर ये इसके उल्टा होता, इसमें तुमने कुछ लिखा ही नहीं, ये v हुआ s हुआ और ये v हुआ s हुआ, ये इसके हिसाब से सही होगा। अगर ये ऐसा होता तो ये सही हो जाता, पर ये वाला सही है। इसमें होगा x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर ये होगा। नोट कर लीजिए इतना सा। चलिए, जो हमारा चैप्टर है ये अब समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे 2D यानी टू डायमेंशनल मोशन। उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। कोई गेंद है, उसको फेंकेंगे, उसमें हम उसकी रेंज निकालेंगे और हाइट भी निकालेंगे और उसका थीटा जो होगा वो निकालेंगे, कितनी ऊंची कितने कोण पर फेंका जाए कि वो किसी पहाड़ी को पार कर सके। इसका प्रक्षेप ऐसे होगा 2D, उसको हम तोड़ तोड़ कर 1D में पढ़ेंगे। ये 2D वाई एक्स को वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हम इसमें एक्स एक्सिस 2D मोशन कुछ बहुत जानकारी दे देते हैं। उसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। एक्स एक्सिस को अलग पढ़ेंगे और वाई एक्सिस को अलग पढ़ेंगे। ये इतनी सी जानकारी। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।